तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कंजर्वेटिज्म अनुदारवाद को पढ़ेंगे। कंजर्वेटिज्म अनुदारवाद को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंजर्वेटिज्म का अर्थ क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का अर्थ क्या होता है? अनुदारवाद का रूढ़िवाद का प्रयोग अनुदारवाद भी है तथा इसे दक्षिणपंथीवाद भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणपंथी इसे उदारवादियों और समाजवादियों से भिन्न मानते हैं। रूढ़िवाद को कट्टरवाद कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिंसात्मक माध्यम का समर्थक नहीं। तो ये कट्टरवाद नहीं है। उदारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद की दृष्टि से का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रागुनुभवों के आधार पर करती है। ये जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनका स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है। कुल मिला के स्टेटस कोइस्ट बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो कंजर्वेटिज्म सबसे पहले जो नाम आता है दोस्तों, अरिस्टोटल का आता है। अरिस्टोटल एक कंजर्वेटिव थिंकर थे। कैसे पता चलता है कंजर्वेटिव थिंकर थे? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन देते हैं। थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन में वो कहते हैं कि एनी काइंड ऑफ चेंज, वेदर इट इज बिग और स्मॉल, इट शुड बी ऑफ कंसर्न टू अ रूलर। क्योंकि रिवोल्यूशन इज नॉट हेल्दी फॉर एनी गवर्नमेंट, और वो स्टेटस को मेंटेन करने की बात करते हैं। यह सामाजिक, राजनीतिक एवं राजनीतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्था के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। यह विचारधारा नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने के बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को कायम रखने का समर्थन करती है। शास्त्रीय अनुदारवाद यानी क्लासिकल जो कंजर्वेटिज्म है, परिवर्तन का विरोध तो सीधा सीधा नहीं करता, किंतु क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये रिवोल्यूशनरी चेंज है। फॉर एग्जांपल जो कम्युनिज्म में आता है ना, कि मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज कर दो, इकोनॉमिक सिस्टम, तो उस प्रकार के चेंज का ये विरोध करता है। अनुदारवाद की अवधारणा उदारवाद तथा समाजवाद की धारणा का विरोध करती। अनुदारवाद यानी कंजर्वेटिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंजरवेयर से हुई है। इसका अर्थ होता है रक्षा करना या सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, तथा फ्रेंच शब्द कंजर्वेतियर से हुई है। तो लैटिन के शब्द कंजरवेयर और फ्रेंच शब्द कंजर्वेतर से हुई है। फ्रांसीसी क्रांति 1779 में होती है के बाद फ्रांस में इस विचारधारा का विकास हुआ। अनुदारवाद विचारधारा साधारणतः दक्षिणपंथी विचारधारा का राजनीति में समर्थन करती है, यानी जो राइट विंग आइडियोलॉजी होती है उसका यह समर्थन करते हैं। यह विचारधारा व्यक्तिगत संपत्ति, आत्मनिर्भरता तथा व्यक्तिवाद का समर्थन करती है। अनुदारवादी विचारधारा दंडात्मक न्याय व्यवस्था का समर्थन करती है। तो प्यूनिटिव जस्टिस सिस्टम को ये का समर्थन करती है। साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग इस विचारधारा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो खुद को इस विचारधारा में सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। ऐतिहासिक विकास, तो ये देखिए अरस्तु आया ना, अरिस्टोटल। रूढ़िवादी विचारों का आधार अरस्तु के विचारों में भी देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने परंपराओं को अत्यधिक महत्व दिया और पुरुष और महिलाओं के बीच विषमता को स्वाभाविक माना। अनुदारवाद के बीच 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में देखने को मिलता है। अनुदारवाद के जो बीज हैं ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में देखने को मिलते हैं। आंग्ल अमेरिकी समूह एडमंड बर्ग को अनुदारवादी विचारधारा का पिता माना जाता है। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया था। तो एडमंड बर्ग उन्हें कंजर्वेटिज्म का
फादर फिगर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी ही राइटिंग से कंजर्वेटिज्म जब स्टार्ट होता है और इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया था। बर्क ने अपनी रचना रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये 1790 में आती 1790 में रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1790 में फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की। उनके अनुसार राज्य कोई चाय या काफी मशीन नहीं है जिसे इच्छा के अनुसार बदला जा सके, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच समझौता है। यह विज्ञानों में विज्ञान है और कलाओं में कला है। इट इज साइंस ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ आर्ट। किंतु अमेरिकी क्रांति के कुछ लक्षणों का इन्होंने समर्थन किया है। रूढ़िवादी एक तुलनात्मक शब्द है, कंपैरेटिव वर्ड है। कैसे? क्योंकि ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी को भी रूढ़िवादी कहा जाता है, जिन्होंने ईरान में धर्मतंत्र की स्थापना और सैद्धांतिक समर्थन किया। एडमंड बर्क के अनुसार व्यक्ति यह समझने में असमर्थ है कि उत्तराधिकारी में मिली बहुत सी चीजें व्यक्ति के सोचने व समझने की क्रिया को प्रभावित करती हैं। इसलिए समाज का वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करने का प्रयास व्यर्थ है। इंग्लैंड में अनुदारवाद के समर्थकों में सबसे प्रमुखता से टोरी पार्टी को याद किया जाता है। टोरी पार्टी को 19वीं सदी में इंग्लैंड के पारंपरिक भूस्वामियों एवं उद्योगपतियों ने मिलकर अनुदार पार्टी का गठन किया। इंग्लैंड में इस टोरी लोकतंत्र, टोरी डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लैंड में इसे टोरी डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। रूढ़िवाद के मूल अवयव कौन से हैं, मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो ये परंपरा में यानी ट्रेडिशन में विश्वास करते हैं। ट्रेडिशन में तो रूढ़िवादी समाज में विद्यमान परंपराओं, प्रथाओं एवं संस्थाओं को अत्यधिक सम्मान देते हैं। इनके अनुसार जिस प्रकार ईश्वर द्वारा प्राकृतिक नियमों के आधार पर इस विश्व का निर्माण किया गया है, ठीक उसी प्रकार इस मानवीय समाज का भी निर्माण किया गया है। यह एडमंड बर्क का मानना है। परंपरावादी बुद्धि और विवेक के विरोधी नहीं है, अपितु ये परंपराओं को भी सदियों के विवेक और बुद्धि में विवेक के रूप में चित्रित करते हैं और व्यक्ति का विवेक आधा और अधूरा है, ऐसा इनका मानना है। इसलिए परंपरावादी उदारवादियों से अलग हैं, जो व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं और परंपराओं को अस्वीकार करते हैं। तो जो लिबरल्स हैं, वो व्यक्ति को क्या मानते हैं? इंडिविजुअल को क्या मानते हैं? रेशनल मानते हैं। और ये इंडिविजुअल से ये मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, जो सुपरस्टिशन है, उसको क्वेश्चन करे। जो समाज में प्रचलित बुराइयां हैं, फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा थी, तो एक इंडिविजुअल जो फ्री विल से जन्मा है, फ्री माइंडेड है, वही इसका विरोध कर सकता था। हर कोई व्यक्ति तो उसमें जी ही रहा था। तो उस प्रकार की बात लिबरल्स करते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव्स, उदारवादियों से कंजर्वेटिव्स अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो परंपराओं यानी ट्रेडिशंस और जो कल्चर्स उसको बनाए रखने की बात करते हैं। मानवीय अपूर्णता, तो इसके अनुसार मनोवैज्ञानिक रूप में सीमित और निर्भर होता है, समाज के साथ रहता है, जिसमें सुरक्षा और संबंध की भावना विद्यमान होती है, जिससे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इसके अनुसार नैतिक रूप से मानव अपूर्ण है, अतः रूढ़िवादियों ने हाब्स की भांति मानव के अपूर्ण स्वरूप को स्वीकार किया है। इसलिए ब्रिटेन के राजनीतिक शास्त्री माइकल ऑक्सफोर्ड ने परंपरा, अनुभव और इतिहास को अत्यधिक महत्व दिया, जो असीमित, बाउंडलेस और बॉटमलेस है। इनके अनुसार क्रांतियों के द्वारा जो व्यक्तियों के अधिकार पर विचार दिया गया है, इससे समाज व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न हो गई। तो जो राइट टू रिवोल्ट की बात उदारवादी करते हैं, लिबरल्स करते हैं, इससे क्या हुआ है? जो सोशल सिस्टम
वो कहीं ना कहीं उसको चैलेंज किया जा रहा है। आंगिक समुदाय, तो आंगिक समुदाय माने ऑर्गेनिक कम्युनिटी, ऑर्गेनिक कम्युनिटी। तो इसके अनुसार अणुवादी समाज की एक मान्यता अव्यवहारिक है, यह मान्यता अव्यवहारिक है जो उदारवादी मानते हैं। इनके अनुसार परिवार समुदाय और राष्ट्र का सदस्य होता है। इनके अनुसार परिवार समुदाय और राष्ट्र का सदस्य होता है। समुदाय के द्वारा व्यक्ति को सुरक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अनुसार समाज एक मानवीय शरीर की भांति कार्य करता है। इसका अपना दिमाग, शरीर और हृदय भी होता है। परंतु शरीर के ये अंग तभी महत्वपूर्ण हैं जब समूचे शरीर के भाग के रूप में कार्य करते हैं। अतः समाज को यंत्र की भांति नहीं समझा जा सकता है, जैसा कि उदारवादी बताते हैं। इसलिए रूढ़िवादी उदारवादियों से फिर सत्ता और अतिक्रमता का समर्थन, सपोर्ट ऑफ पावर एंड सुप्रीमेसी। तो इनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था में क्षमता और प्रतिभा के अनुसार अतिक्रमता विद्यमान होती है और आंगिक समाज में यह विषमता स्वाभाविक है, यानी ऑर्गेनिक सोसाइटी में ये विषमता सामाजिक है। एडमंड बर्ग ने प्राकृतिक कुलीन तंत्र, नेचुरल एरिस्टोक्रेसी का विचार दिया है। इनके अनुसार शरीर में अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में भी प्रत्येक वर्ग के कार्य अलग अलग होते हैं। और समाज में विद्यमान इस विषमता का अभिप्राय है कि शासन सत्ता का सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार परिवार में बच्चे पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। संपत्ति, तो रूढ़िवादी संपत्ति के अधिकारों के समर्थक हैं, इसलिए समाज को महत्व देने के कारण भी ये समाजवादियों से अलग है। इनके अनुसार संपत्ति का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक लाभ है। तो प्रॉपर्टी हैज साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट, क्योंकि संपत्ति से व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है तथा समाज में उसे सम्मान भी प्राप्त होता है। और संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही विस्तार है। घर को व्यक्ति का निजी साधन और स्वामित्व मानते हैं। रूढ़िवाद के प्रकार कंजर्वेटिज्म के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म, यानी सत्तावादी या अधिनायकवादी रूढ़िवाद। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अधिनायकवादी शासन के सबसे प्रबल समर्थक जोसेफ डे मैस्त्रे थे, जिन्होंने राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह समाज दो विचारों से संचालित होता है, पहला सिंहासन, दूसरा परिवर्तन। रूस के जार निकोलस II ने भी राजतंत्र और राष्ट्रवाद का समर्थन किया तथा वर्ष 1839 में लुईस नेपोलियन ने भी शासन का अधिनायकवादी नियंत्रण कर लिया था। पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद, यानी पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म। पितृसत्तात्मकता रूढ़िवाद का अभिप्राय है कि जिस प्रकार पिता का नियंत्रण परिवार पर होता है, ठीक उसी प्रकार शासन का नियंत्रण समाज पर होना चाहिए। पितृसत्तात्मकता रूढ़िवाद के दो भाग हैं, एक राष्ट्र रूढ़िवाद, दूसरा ईसाई लोकतंत्र। एक नेशनल कंजर्वेटिज्म, दूसरा क्रिश्चियन डेमोक्रेसी। तो एक राष्ट्र रूढ़िवाद का विचार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें उन्होंने व्यक्ति की प्रधानता की बजाय सामाजिक दायित्वों पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन दो राष्ट्रों का निर्माण हो रहा है, पहला अमीरों का राष्ट्र, दूसरा गरीबों का राष्ट्र। उनके अनुसार समाज में संपत्तिशाली और शासन और शक्तिशाली व्यक्तियों के अत्यधिक सामाजिक दायित्व हैं। इनके प्रयासों से ब्रिटेन एक राष्ट्र बना रहेगा। यही विचार लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल ने टोरी लोकतंत्र के
रूप में वर्णित किया। अतः रूढ़िवादियों ने व्यक्तिवाद और समाजवाद के लिए एक नए संतुलन का निर्माण का प्रयास किया। हेराल्ड मैकमिलन ने अपनी रचना द मिडिल वे ये 1938 में आती है, में पूंजीवादी व्यवस्था को नियंत्रित करने पर बल दिया। क्रिश्चियन डेमोक्रेसी क्या है? ईसाई धर्म की कैथोलिक मान्यता को राजनीतिक लोकतंत्र के साथ मिलाने का प्रयास किया गया तथा जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी का निर्माण किया गया तथा इटली में भी इस दल का गठन किया गया। उन्होंने प्रतिस्पर्धा, कठिन परिश्रम और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जैसे व्यक्तिवादी विचारों को भी स्वीकार किया, परंतु सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर सर्वाधिक बल प्रदान किया और चर्च द्वारा व्यावसायिक समूह को साथ लेकर सामाजिक सहभागिता का नारा दिया। भारत में जो बीजेपी पार्टी है वो भी इसी का उदाहरण है, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी ही है एक प्रकार से। अतः इन्होंने लोकतंत्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण किया तथा ईसाई धर्म के सामाजिक दायित्वों को स्वीकार किया। फिर तंत्रवादी रूढ़िवाद या लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म, स्वेच्छा तंत्र दक्षिणपंथवादी, तो ये न्यू राइटिस्ट हैं। रूढ़िवाद सामाजिक रूप से संस्कृति और राष्ट्रवाद के संरक्षण। तो ये कल्चर और नेशनलिज्म की बात करते हैं। तो इंडिया के संदर्भ में बीजेपी पार्टी कल्चर और नेशनलिज्म की बात करती है। तो ये मतलब उदाहरण है ये। जबकि आर्थिक रूप से बाजारवादी व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं। तो सेम बीजेपी भी लिबरलिज्म की पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन उसका उद्देश्य ही है। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह भी उल्लेखनीय है कि रूढ़िवाद को नव दक्षिणपंथवाद भी कहा जाता है, यानी न्यू राइटिज्म, क्योंकि दक्षिणपंथ का अभिप्राय भी परंपराओं और प्रथाओं का समर्थन करना है। इसलिए नव दक्षिणपंथवादी बाजारवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, जिन्होंने राजनियंत्रित अर्थव्यवस्था का विरोध किया तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पुनः बल दिया। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने नव दक्षिणपंथवादी विचारों का समर्थन किया। यद्यपि नव दक्षिणपंथवादी विचारों में अनेक प्रकार के मतभेद और मतांतर विद्यमान हैं। इसलिए सर रोजर स्क्रूटन ने कहा है कि दक्षिणपंथवाद में मुक्त बाजार के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि नाजिक और फ्रीडमैन जैसे दक्षिणपंथवादी बाजारवादी व्यवस्था के पूर्ण समर्थक हैं। एंड्रयू गैम्बल ने मार्गरेट थैचर के विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि यह बाजारवादी अर्थव्यवस्था के साथ शक्तिशाली राज्य का विचार है। एक राष्ट्र अनुदारवाद, वन नेशन कंजर्वेटिज्म का प्रवर्तक बेंजामिन डिज़रायली को माना जाता है। तो वन नेशन कंजर्वेटिज्म का प्रवर्तक बेंजामिन डिज़रायली को माना जाता है। यूरोप में अनुदारवाद का समर्थन मुख्यतः कैथोलिक दलों, जिनका उदय 19वीं-20वीं सदी में हुआ, के द्वारा किया जाता है। यह वर्ग बाजार आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है। अमेरिका में इस विचारधारा का समर्थन रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा किया जाता है, जिसके समर्थकों में रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। फिर निष्कर्ष, तो रूढ़िवादी विचारधारा समकालीन विश्व में उदारवादी विचारधारा के अत्यधिक निकट आ गई है, क्योंकि व्यक्तिवाद और बाजारवाद को भी स्वीकार कर लिया गया है, परंतु सामाजिक व्यवस्था और उत्तरदायित्व पर इनका अत्यधिक बल है। चलिए दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ा, कंजर्वेटिज्म के बारे में। अब आगे से हम सोशलिज्म को पढ़ेंगे। तो अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।